हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज सबसे पहले आपको मातृ दिवस की बधाई। वैसे माता के लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं होता, साल के 365 दिन जीवन का एक एक क्षण वो माँ के लिए समर्पित होता है, क्योंकि माँ जितना एक बच्चे के लिए करती है उस ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। तो समस्त मातृशक्ति को मेरा वंदन नमन। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति, इंग्लिश में हम इन्हें प्रेसिडेंट भी कहते हैं। भारत के प्रथम नागरिक का गौरव राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। सर्वोच्च पद मतलब सभी पदों में सबसे जो उच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है। हमने पूर्व में जब आपको प्रस्तावना समझाई थी तब आपको ये बताया था कि हमारा भारत है वो एक गणराज्य है, और गणराज्य का अर्थ है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। जैसी ब्रिटेन में व्यवस्था है, वंश के आधार पर हमारे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति ही राष्ट्राध्यक्ष बनता है। तो इस पद के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या व्यवस्था है, राष्ट्रपति के पद के आधार पर सरकारों के प्रकार किस तरह से निर्धारित होते हैं, इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। राष्ट्रपति सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका अंग को संबोधित करता है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर ही सरकार का प्रकार तय होता है कि जो सरकार है, जो शासन है, वो संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। ये सभी कुछ राष्ट्रपति पर निर्भर है। सरकार के 3 अंगों में विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों को लागू करने का कार्य है वो कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर ही सरकार के प्रकार होते हैं। यहाँ हम सरकार के मूल 2 प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक। कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध किस तरह के होते हैं, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किस तरह के होते हैं, और अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में कहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और हम विशेषतया कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि उन प्रश्नों पर फोकस किया जाए जो छोटी से छोटी ग्राम सेवक से लेकर सिविल सर्विसेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी फोकस करने का हमारा प्रयास है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य ही होते हैं। ऐसी व्यवस्था जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच कोई संबंध नहीं होता, दोनों पृथक पृथक रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, और ये अनिवार्य नहीं है कि कार्यपालिका के सदस्य है वो व्यवस्थापिका के सदस्य हो, वो दोनों पृथक पृथक होते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो विश्व में अमेरिका और ब्राजील में है, और विश्व के कई देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है, जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका में। यानी ना तो पूर्णतया व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पृथक और ना ही संबंधित, ऐसी व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। अब कार्यपालिका का स्वरूप, भारत में कार्यपालिका का स्वरूप क्या है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब राष्ट्रपति है संविधान के अनुसार सर्वोच्च पदधारी, सर्वोच्च शक्तिशाली। फिर भी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था में संसद और संविधान को सर्वोच्च मानते हुए इनको औपचारिक और संवैधानिक प्रधान का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद है
वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी नाम रूप से तो औपचारिक रूप से समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद की समस्त व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो भी वंशानुगत न होकर निर्वाचित। अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी संविधान में व्यवस्था है उनको सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया गया है। फिर भी संसदात्मक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली और भारत ने लंबे समय से जो राजतंत्रात्मक प्रणाली देखी थी उनकी जो अवगुण है वो न आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि वास्तव में शक्तियों का प्रयोग जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। अब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी देश का जो प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पदधारी है, उस व्यक्ति का निर्वाचन किस तरह से होगा, इसका संपूर्ण वर्णन है वो आर्टिकल 54 और 55 में किया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाने की व्यवस्था है। हमने पूर्व में भी आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे ये ध्यान देने योग्य बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, गौर कीजिएगा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जब हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ाया तब आपको बताया था लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो एकदम निष्पक्ष व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्य यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे, ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा के 543 सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा के 233 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। और दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी समस्त राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होंगे। यहाँ भी मनोनीत सदस्यों को नहीं रखा गया है क्योंकि राज्य की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो इसी निष्पक्षता को कायम रखने के लिए राज्य की विधानसभाओं के ही केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त विधि से होता है, यानी इस पर मतदान है वो गुप्त होता है, खुला मतदान नहीं होता। हालांकि राज्यसभा में भी सदस्यों का चुनाव है वो पहले गुप्त मतदान से होता था, लेकिन वर्तमान में खुले मतदान की व्यवस्था है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पूर्णतया गुप्त विधि के मतदान द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव है वो इस व्यवस्था को लागू नहीं करता कि सर्वाधिक मत प्राप्त किए और विजय हो गया, जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं कि सर्वाधिक मत मिलने पर उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। राष्ट्रपति को एक न्यूनतम कोटा मत का है वो प्राप्त करना अनिवार्य होता है। न्यूनतम कोटा अगर प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो वैध नहीं माना जाता। यानी इसके लिए एक सूत्र है कि कुल डाले गए मतों के आधे से एक मत अधिक है, यानी
न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है। कुल डाले गए वैध मतों, जो मत खारिज हो जाते हैं, जो मत अवैध होते हैं, वो इसमें गिनती में नहीं आते हैं। कुल डाले गए वैध मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त करना राष्ट्रपति को विजय होने के लिए अनिवार्य है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर 5 वर्ष कार्य करने के पश्चात पुनः उस पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी वह पुनः उस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे, यानी वो 2 बार राष्ट्रपति पद के ऊपर कार्य कर चुके हैं। और अब तक सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है वो केवल और केवल राजेंद्र जी प्रसाद का ही रहा है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, और यानी राष्ट्रपति पद का निर्वाचक मंडल, उनके निर्वाचन की पूर्ण प्रक्रिया, उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर खड़ा होगा, ये सारी चर्चाएं हम विस्तार से कल राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें करेंगे। पहले ही मैंने बताया कि ये केवल कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्था है, उसी का अध्ययन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आपको तैयारी करवाई जा रही है, जो आपको छोटी से छोटी ग्राम सेवक से लेकर सिविल सर्विसेज में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, वो प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पर खड़ा हो सकता है? तो उसका उत्तर हाँ होगा। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था के आधार पर शासन के प्रकार संसदात्मक व अध्यक्षात्मक, और ये राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों पर आधारित है। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? तो सीधा सा उत्तर होगा अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित है? फ्रांस, रूस और श्रीलंका। राष्ट्रपति के निर्वाचन की संपूर्ण व्यवस्था किस आर्टिकल में दी गई है? तो अनुच्छेद 52 में, और उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 54 और 55 में। साथ ही आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं? तो उनका सीधा उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। और ऐसी ही व्यवस्था विधानसभा के संबंध में है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। तो आज आपने राष्ट्रपति पद के बारे में इतने प्रश्नों का उत्तर है वो जान लिया है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। पुनः मातृ दिवस की शुभकामना आपको। धन्यवाद।